चंद्रयान में मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने से मूवी से भी कम बजट में मंगलयान भेजने तक इसरो ने दोस्तों हम सबको काफी सारे प्राउड मोमेंट्स दिए हैं। तो लाजमी है कि काफी लोगों को यह फील होता हो कि क्या ऐसा है कि हम आगे चल के नासा से भी कॉम्पीट कर सकते हैं। आखिरकार क्या इतिहास रहा है नासा और इसरो की जर्नी का, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिसने इसरो की राह को थोड़ा और कठिन बना दिया। तो आइए दोस्तों विस्तार से चर्चा करते हैं कि नासा और इसरो के बीच में क्या कंपैरिजन है और किन चीजों पे काम करके हम एक बेहतरीन स्पेस एजेंसी बन सकते हैं ताकि ऐसे मूवमेंट्स हमारे भारतीयों की जिंदगी में बार बार आए। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक खास अनाउंसमेंट टीम आईएएस हब की तरफ से। दोस्तों 1 अप्रैल से हम अपना अचीवर्स बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिनमें कुछ चुनिंदा बच्चों के संग हम काम करने वाले हैं ताकि पहले ही अटेम्प्ट में फाउंडेशन से आपका रिजल्ट लाया जा सके। और अगर आपको आपकी प्रिपरेशन में कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है और मुझसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म के लिंक पर आप क्लिक करिए। टीम आपको रीच आउट करेगी और मैं और आप मिलकर बात करेंगे कि आपकी तैयारी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आइए अब लौटते हैं अपने मुद्दे पर, समझते हैं नासा और इसरो की जर्नी से क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इसरो को और क्यों इसकी जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट हो गई, थोड़ी डिफरेंट हो गई और क्यों इतना इनोवेशन आ पाया हमारे इसरो की जर्नी में। देखिए इस सब को समझने से पहले थोड़ा सा और पीछे लेके चलते हैं, बात करते हैं कोल्ड वॉर की। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर और यूएसए के बीच में आइडियोलॉजिकल क्लैशेस थे। दोनों ही कंट्री अपनी अपनी आइडियोलॉजी को महान बताने में लगी हुई थी और ऐसा कोई फेयर नहीं बचा था जहां पे ये दोनों आइडियोलॉजी क्लैश नहीं कर रही हों। तो फिर स्पेस कैसे अछूता रह सकता था। दोस्तों उस समय यूएसएसआर ने 1957 में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया और कुछ महीनों के बाद दूसरा सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया जिसमें उसने एक डॉग को भेजा, जी हां एक लिविंग एनिमल को भेजा स्पेस में। अब ये बात आइडियोलॉजिकल क्लैशेज में फंसने वाले यूएसए के लिए बहुत असाधारण थी। उसे लगा ये क्या हो गया, हम कैसे स्पेस की जर्नी में इतना पीछे रह गए। इन्होंने भी ताबड़तोड़ काम किया और 1958 में ही अपना पहला सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 लॉन्च कर दिया। दोस्तों समझ सकते हैं कि स्पेस जर्नी की जो शुरुआत है वो स्टार्ट होती है आइडियोलॉजिकल क्लैशेज से। आइडियोलॉजिकल क्लैशेज में जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, खुद को सुपीरियर बनाने की कोशिश कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आर&डी का क्या माहौल होगा, क्या माहौल होगा, क्या पुश मिला होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन को, जिसमें सारी कंट्रीज अपने अपने स्पेस एजेंसीज को जम के सपोर्ट कर रही हैं, पैसा दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं कि भैया हमारी नाक मत कटवाने दो, हमको एकदम एक्सप्लोरेशन करते चले जाओ। तो इस माहौल में दोस्तों नासा का जन्म होता है, इस माहौल में स्पेस रेस का जन्म होता है। लेकिन ये सब जब तामझाम चल रहे थे, पूरी दुनिया स्पेस रेस में लगी हुई थी, तब हमारे इंडिया में भी कुछ बातें हो रही थी। हमारे इंडिया में जो सारा भाई हैं उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस किया कि हमको भी अब स्पेस में कुछ करना चाहिए और इन लोगों ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार का गठन किया जो 1962 में हुआ। तो बेसिकली सबसे पहले इनकोस्पार बना और वो 1969 में रीनेम हुआ जिसको आज हम इसरो के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय स्पेस पर काम करने का डिसीजन लिया गया क्योंकि देश उस समय बहुत बड़ी भुखमरी से गुजर रहा था, पॉवर्टी से गुजर रहा था, अटैक हो रहे थे, चाइना से अटैक अलग हो रहा है, पाकिस्तान से लड़ाई अलग चल रही है। उस माहौल में भी स्पेस पे काम करने का जो विजनरी डिसीजन था वो नेहरू ने और साराभाई साहब ने लिया। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद चैलेंजेस कम नहीं थे। ये फोटो सब आपने देखे होंगे जिसमें बाईसाइकिल्स पर, बुलक्स पर, है ना, बैलगाड़ी पर रॉकेट्स के डिफरेंट पार्ट्स ले जाए जाते थे। ये बताता है कि कितना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में हमारी एजेंसी स्टार्टिंग में काम कर रही थी। इतना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था तो बताइए स्पेस एक्सप्लोरेशन की गति क्या ही रही होगी। आप देख सकते हैं 1962 में जब पहली बार इनकोस्पार बना, उसी के 1 साल बाद ही 1963 में इंडिया ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कर दिया। साउंडिंग रॉकेट मैं पहले के कई वीडियो में बता चुका हूं, बेसिकली ऐसा रॉकेट होता है जो एटमॉस्फेयर में जाता है और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता है। कोई बहुत ऊंचा स्पेस में उसको नहीं भेजा जाता, लेकिन काफी सारी टेक्नोलॉजी के टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन खास बात यह है कि हमारे मेडन साउंडिंग रॉकेट अटेम्प्ट में भी यूएसए का बहुत बड़ा योगदान था। यूएसए ने ही वो रॉकेट हमको सप्लाई किया था। फिर हमने खुद का साउंडिंग रॉकेट रोहिणी भेजा जो 1967 में भेजा। और दोस्तों हमको पहला खुद का सैटेलाइट भेजने में काफी साल लगे। 1975 में हमने अपना पहला सैटेलाइट भेजा और ये सैटेलाइट भी हमने खुद ने लॉन्च नहीं किया, इसमें हमने हेल्प ली रशिया की। रशिया ने हमको हेल्प किया बेसिकली इस सैटेलाइट को भेजने में। आप देखिए कि हमने अपना पहला सैटेलाइट भेजा 1975 में और यूएसए ने अपना पहला सैटेलाइट कब भेजा है, 1958 में। लगभग 20 साल का अंतर है। 20 साल का अंतर तो ऐसे ही क्रिएट हो गया कि भैया 1958 में ही अमेरिका अपनी पहली सैटेलाइट भेज के बैठा है और हम 1975 में भेजे हैं, वो भी रशिया की मदद से भेजे हैं, मतलब खुद के
लॉन्च व्हीकल भी हमारे पास नहीं है। तो काफी अच्छा खासा गैप 20 साल का उसी समय दोस्तों क्रिएट हो जाता है। बहुत खास बात है। एक और चीज ये है कि जब इसरो बना, फॉर्मली जब इसरो बना है 1969 में, तो 1969 में नासा ने अपना अपोलो मिशन भी कर दिया है। उसने मून पर अपने लोग भेज दिए हैं। आप नील आर्मस्ट्रांग की जिसकी आप बात करते हैं, वो भी मून पर लैंड कर चुके हैं। तो देखिए, जब 1969 में इसरो ने फॉर्मली जन्म लिया है, उस समय तक तो नासा ने मून पर ह्यूमंस लैंड करा दिए थे। तो देखिए 20 साल का सैटेलाइट लॉन्च में, और पहला ह्यूमन फ्लाइट भी वो कर चुके थे 1969 में ही। ऑल्दो कंट्रोवर्शियल है कि वो हुई थी कि नहीं हुई थी, पर सैटेलाइट तो कंफर्म हुई थी। तो बेसिकली अच्छा खासा हेड स्टार्ट इसरो को बहुत पहले मिल गया था। और ये हेड स्टार्ट का मेजर रीजन आपको पता ही है, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स भी स्पेस एजेंसी को काफी सपोर्ट कर रही थी कि आप खर्चा करिए, R&D करिए, रिस्क लीजिए, इनोवेशन करिए, दूसरी कंट्री से हमको बहुत आगे निकलना है। ऑन द अदर हैंड हम दोस्तों रिसोर्स क्रंच में जूझ रहे थे। हमारे ऊपर खुद के सर्वाइवल जो है उस पर क्वेश्चंस थे, क्योंकि आपको पता है वार हो रहा था, भुखमरी थी, काफी सारी समस्याएं हमारे देश को फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, अब हम बात करें तो अभी और क्या कंस्ट्रेंट हमको महसूस होते हैं। देखिए बजट, जैसा कि मैंने बताया, बजट से बहुत कुछ डिसाइड होता है, आपको भी पता है। इसरो का बजट आप देखिए लगभग 19.5 बिलियन है, और हमारा बजट कितना है? हमारा लगभग 1.5 बिलियन है। 20 गुना ज्यादा है भाई, 20 गुना बजट का अंतर है। 20 गुना बहुत ज्यादा होता है। तो आज के जमाने में भी जो बजट का अंतर है दोस्तों, वो कई गुना है, 20 गुना बजट का अंतर है। और यही नहीं, बजट ना केवल कम है, बल्कि गवर्नमेंट इसको कट भी करती रहती है। ये जितनी भी चेस्ट थंपिंग हमारी गवर्नमेंट कर ले, लेकिन ये भी आप ध्यान दीजिए, आदित्य L1 मिशन हम लॉन्च करने वाले हैं, चंद्रयान मिशन लॉन्च करने वाले हैं, इनके बजट में भी दोस्तों देखो कटौती करी गई है। तो बजट ना केवल कम है, बल्कि उसकी कटौती भी हम ईयर ऑन ईयर कई बार करते रहते हैं। तो बताइए कहां से मोटिवेशन आएगा, कहां से मोरल बूस्ट होगा इसरो के साइंटिस्ट का। लेकिन इन बजट का और क्या इंपैक्ट पड़ता है और समझते हैं। देखिए दोस्तों, केवल बजट ही उस समय एकमात्र कंस्ट्रेंट नहीं था, जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट भी बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि यूएसए उस समय की बहुत बड़ी सुपर पावर था। तो देखिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कि इंडिया ने जब खुद के लॉन्च व्हीकल बनाना स्टार्ट किया, तो उसको क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत पड़ी, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन आप सबको पता है कि वो एक्सट्रीमली कोल्ड टेंपरेचर पर लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन को लेके जाता है। मतलब आपको काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देता है, काफी ज्यादा मास आप ज्यादा ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग में जो इंजन यूज करते थे वो रशिया से सप्लाइड था, और हम चाहते थे कि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास रशिया ट्रांसफर कर दे। लेकिन आप देख सकते हैं पहले हमारी डील चल रही थी यूएसए से और फ्रांस से, जो हमको काफी महंगा इंजन दे रहे थे। और जब हमने ये डील स्ट्रक कर ली सोवियत यूनियन के स्पेस एजेंसी से, रोस्कोमोस से, तब इन्होंने हम पे लगा दिए रिस्ट्रिक्शंस, सैंक्शंस इंपोज कर दिए, ऐसा बोल के कि इससे एमटीसीआर जो रिजीम है वो वॉयलेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि जियोपॉलिटिकली भी कितने बड़े सैंक्शंस हम पर लगाए गए थे, ताकि हमको वो टेक्नोलॉजी मिल ना सके, जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो हमको जबरदस्ती डिसाइड करना पड़ा कि भैया अब तो हमें खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हम बाहर से ले नहीं पाएंगे। तो इससे भी काफी ज्यादा चीजें हमारे लिए पीछे हो गई, और काफी, क्योंकि रिसोर्स का क्वेश्चन ऑलरेडी है और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बन चुकी है, उनका सपोर्ट भी हमको नहीं मिल पा रहा है। तो ये मैं समझाना चाहता हूं आपको कि बड़ा चैलेंजिंग माहौल था इसरो के लिए। सिमिलरली बजट से एक चीज और आती है, बजट से आती है मैन फोर्स। देखिए आप देखें नंबर के टर्म्स में, तो नासा जो है वो 17,000 एम्प्लॉय रखता है, इसरो भी लगभग 16,000 एम्प्लॉय रखता है। लेकिन नासा के 17,000 जो एम्प्लॉय हैं वो खाली यूएसए के नहीं है, काफी सारे इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट वहां पे काम करते हैं, काफी सारी कंट्रीज के साइंटिस्ट वहां पे काम करते हैं, बिकॉज दे कैन अफोर्ड देम। उनको पैसा दे के उनके देश को छोड़ के मजबूर करते हैं, भाई यहाँ पे आके हमारे संग काम करिए। तो नासा कैन है बेस्ट ऑफ द पूल, बेस्ट ऑफ द टैलेंट उनके संग काम कर रहा है। जबकि इसरो में जो लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए वो देशभक्ति के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर सेम जगह अगर वो नासा में जाएंगे तो उनको काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। तो आप मान के चलिए ये बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है दोनों एजेंसीज के बीच में, कि चूंकि पे का इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है नासा और इसरो में, क्योंकि बजट का इतना डिफरेंस है, इसीलिए टैलेंट का भी इशू कई बार आ जाता है। आप ही खुद देख लो ना यार, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप में से कितने लोग चाहते थे कि मैं स्पेस में जाऊं, मैं इसरो में जाऊं, है कि नहीं? तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आप भी ब्राइट इंडिविजुअल हो, आपको भी कंप्यूटर साइंस से करके एमएनसी की जॉब करनी है, हर किसी को करनी है। सो द पॉइंट इज कि पैसे का बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है, टैलेंट ही आप तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर कहां से एक्सप्लोरेशन होंगे, कहां से R&D होगी? मेजर लिमिटेशन था दोस्तों ये। तो ये भी आपको समझ में आ गया, बजट कंस्ट्रेंट है, जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट है, ये वाला भी कंस्ट्रेंट है, टैलेंट का भी कंस्ट्रेंट है। और इंपॉर्टेंट बात है कि यूएसए में प्राइवेट सेक्टर भी अच्छे से डेवलप हो गया था, और प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट की वजह से नासा काफी चीजों को आउटसोर्स कर देता था प्राइवेट सेक्टर को, और वहां से उनकी टेक्नोलॉजी को वो खरीद लेता था। तो ये भी बड़ी बात थी कि नासा अकेला काम नहीं कर रहा था, काफी सारी एजेंसी उसके संग मिलकर काम कर रही थी, और काफी सारे एजेंसी को उसने बूस्ट किया हुआ था, वो भी उसके संग R&D करते थे। तो ये भी एक मेजर फैक्टर था। इंडिया में तो अब जाके हमने प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे स्पेस सेक्टर में, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, तो ये भी जो कल्चर था वहां पे प्राइवेट सेक्टर का, इससे भी नासा को काफी मदद मिली, काफी सारी चीजों को आउटसोर्स कर दिया, और जिससे उनका जो एफिशिएंसी था काम करने का वो बढ़ गया, और पैसा सही जगह पे लगा, टैलेंट सही जगह पे लगा। तो दोस्तों इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद इसरो ने बहुत कमाल का काम किया है। हम देख सकते हैं कि मूवीज के जो बजट्स हैं ना, 2300 करोड़ के मूवी के बजट है मिशन इम्पॉसिबल के, और हमारा चंद्रयान मिशन का कॉस्ट है
मात्र 600 करोड़ रुपए। तो बेसिकली मूवी के बजट से भी कम बजट में हमने काम करके दिखाया है। सिमिलरली मैं मार्स मिशन की बात करूं तो हमारा जो मंगलयान मिशन था वो केवल $69 मिलियन का था, जबकि जो सिमिलर मिशन नासा का था वो $671 मिलियन का था, लगभग 10 टाइम्स ज्यादा। सिमिलरली हम मून मिशन की भी बात करें तो वो भी लगभग 10 टाइम्स ज्यादा। तो ये बताता है दोस्तों कि इसरो कितना फ्रूगल इंस्टीट्यूशन है, वो कम रिसोर्सेज में भी कितना ज्यादा एफिशिएंसी के संग काम करता है, प्रोडक्टिविटी पे काम करता है और इनोवेशन की नई से नई इबारत लिखने पे यकीन रखता है। और इतनी सारी सफलता प्राप्त करने के बावजूद दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई इंपैक्ट नहीं रहने वाला है हमारे आगे की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो जो इसरो का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन दैट प्रमोट नेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट टू द कंट्री। मतलब जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जो बजट है, इट इज टाइड विद द नेशनल डेवलपमेंट, मतलब नेशन डेवलपमेंट में सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट उसका होना चाहिए। तभी तो लोग पूछ देते हैं कि मार्स के लिए 700 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, चंद्रयान में 500 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, देश में इतना लोग भूखा मर रहा है। ये इसी माइंडसेट का है, क्योंकि हमको फंड का क्रंच है। फंड का क्रंच है तो जो भी हम पैसा खर्च करें स्पेस एक्सप्लोरेशन में, उसका डायरेक्ट लिंकेज हो नेशनल डेवलपमेंट में और सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स में। ऑन द अदर हैंड दोस्तों, अगर हम नासा को देखें तो उसका सीधा सीधा मिशन है टू ड्राइव एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन। बेसिकली काफी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। दे आर नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय कि हमको यूएसए की ग्रोथ करानी है। उनका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि हमको साइंस के फ्रंटियर्स को बढ़ाना है, हमको लगातार रिसर्च करते रहनी है, नई नई नॉलेज प्राप्त करते रहनी है। तो देखिए, दोनों में मेजर डिफरेंस है। स्पेस में इंडिया में सोचना बहुत जरूरी है कि इसका देश को फायदा कैसे पहुंचेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में जब हमारा स्पेस मिशन बने तो क्या बने भैया, हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बनाए, ताकि हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकें, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज कर सकें, कम्युनिकेशन का काम करवा सकें। हम सीधा सीधा मून पे नहीं पहुंच गए, हमने मंगलयान की बात नहीं करी, हमने देश के डेवलपमेंट पे फोकस किया कि भैया हमको ऐसा करना चाहिए। अब इंडिया ऐसे स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशन कर रहा है, फिर चाहे मंगलयान की बात करें, शुक्रयान की बात करें, गगनयान की बात करें, चंद्रयान की बात करें, अब धीरे धीरे हमने वो लीप लेना स्टार्ट किया है। तो द पॉइंट इज कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट से ना केवल हमारा पास्ट इंपैक्ट होता है, बल्कि हमारी फ्यूचर चॉइस भी डिसाइड होती है कि हम उनको कैसे जीने वाले हैं, कैसे हम काम करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि नासा और इसरो की जर्नी इतनी डिफरेंट क्यों रही है, उसके बैकग्राउंड के पीछे किन चीजों का हाथ रहा है, संसाधनों का अभाव हो, जियोपॉलिटिक्स हो या बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हो, इनकी वजह से क्या चैलेंजेस इसरो ने फेस किए हैं। उम्मीद करता हूं सरकार इन चैलेंजेस पे काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देगी, ताकि हम सब मिलके स्पेस की जर्नी में भी नई मंजिलें हासिल कर सकें, नए अचीवमेंट हासिल कर सकें। दोस्तों, आप बताइएगा इसके अलावा कौन से कंस्ट्रेंट इसरो ने फेस किए हैं जो आपको लगता है मेजर रोड ब्लॉक्स रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।